आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास चर्चा के लिए अध्ययन सामग्री का एक बेहद दिलचस्प स्टैक है। बिल्कुल, और ये सामग्री सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ी है। हाँ, मतलब आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम यूपी टैट कहते हैं ना, उसके बाल विकास एवं शिक्षण विधि वाले सेक्शन के विस्तृत नोट्स पर बात करने वाले हैं, जिसे आम भाषा में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या सीडीपी भी कहा जाता है। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए क्या रट्टा मारना है। वो तो वैसे भी काम नहीं आता लंबे समय तक। एकदम। हमारा उद्देश्य तो इन नोट्स के जरिए इंसानी दिमाग के उस मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो ये तय करता है कि कोई बच्चा असल में सीखता कैसे है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ, और अक्सर ना जब शिक्षण या टीचिंग की बात होती है तो दिमाग में एक बहुत ही पारंपरिक सी छवि बनती है। वही ब्लैक बोर्ड और चौक वाली। बिल्कुल, एक शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड और सामने शांति से बैठे हुए बच्चे। मतलब ऐसा लगता है जैसे शिक्षण का मतलब एक खाली बर्तन को ज्ञान से भर देना है। हाँ, कि जो जितना ज्यादा ज्ञान उड़ेल सकता है वो उतना ही बेहतरीन टीचर है। वही तो। लेकिन इन नोट्स को गहराई से देखने पर पूरी धारणा ही बदल जाती है। मुझे तो ऐसा लगा कि शिक्षण किसी खाली बर्तन को भरने जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? ये एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है, जहां हर एक पौधा यानी हर एक बच्चा बिल्कुल अलग है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब हर पौधे को अलग तरह की मिट्टी, अलग मात्रा में पानी और एकदम अलग वातावरण की जरूरत होती है। और इसी बगीचे वाले नजरिए से देखें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सीडीपी का विषय है ये सिर्फ 30 नंबर का एक अनिवार्य सेक्शन क्यों नहीं है। हाँ, ये तो एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। बिल्कुल, ये इस बात पर केंद्रित ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि पूरा जोर इस बात पर है कि क्यों और कैसे पढ़ाना है। जैसे कि एक बच्चा क्लास में अचानक से आक्रामक क्यों हो जाता है। हाँ, या फिर कोई दूसरा बच्चा कोने में बिल्कुल शांत क्यों बैठा रहता है। सही बात है। देखो, जब तक एक शिक्षक इस क्यों को नहीं समझेगा ना, तब तक वो उस बगीचे का एक सफल माली बन ही नहीं सकता। एकदम। रटकर पढ़ाई गई चीजें तो 1 या 2 दिन में दिमाग से गायब हो जाती हैं। लेकिन जो ज्ञान मनोवैज्ञानिक तरीके से बोया जाता है वो हमेशा के लिए जड़ पकड़ लेता है। और शायद इसीलिए इस क्यों को समझने की शुरुआत उस नींव से होती है जिसे इन नोट्स में विकास या डेवलपमेंट कहा गया है। विकास का चैप्टर सबसे बुनियादी है। हाँ, इसमें सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है बच्चे का क्रमिक परिवर्तन। मतलब बच्चा रातों रात बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे शैशवा अवस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है, फिर बाल्यावस्था आती है जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, और फिर आती है सबसे चुनौतीपूर्ण अवस्था, किशोरावस्था। हाँ, 12 से 18 वर्ष तक। और नोट्स के मुताबिक हर अवस्था के अपने बिल्कुल अलग नियम हैं। देखो, विकास का मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना या कद का बढ़ना तो है नहीं। हाँ, वो तो सिर्फ शारीरिक वृद्धि हुई। बिल्कुल, विकास पूरी तरह से बहुआयामी होता है। इन अलग अलग अवस्थाओं के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। संवेगात्मक विकास भी तो होता है। हाँ, संवेगात्मक यानी उसकी भावनाओं का विकास, और साथ ही भाषा का विकास भी एक साथ चल रहा होता है। मतलब सब कुछ एक साथ कनेक्टेड है। एकदम। अब आप खुद सोचिए, एक 5 साल का बच्चा दुनिया को पूरी तरह से अपने नजरिए से देखता है। हाँ, उसे लगता है कि दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सही कहा। लेकिन वहीं एक 15 साल का किशोर दुनिया को समाज, दोस्तों और अपनी खुद की पहचान के चश्मे से प्रोसेस करता है। एक छोटे बच्चे के अपनी बात कहने का तरीका या उसके रोने हंसने के जो पैटर्न होते हैं वो एक टीनेजर के जटिल संवेगों से बहुत अलग होते हैं। इसीलिए तो एक ही छड़ी से हर उम्र के बच्चे को नहीं हाँका जा सकता। ये बात तो है। अच्छा, इस विकास की प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए ना नोट्स में 2 मुख्य कारकों का जिक्र है। वंशानुक्रम और वातावरण। हाँ, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम वो गुण हैं जो बच्चे को अपने माता-पिता के डीएनए से मिलते हैं, और वातावरण वो सब कुछ है जो उसे अपने परिवार, समाज, विद्यालय और संचार माध्यमों से मिलता है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे आज की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम बच्चे का हार्डवेयर है और वातावरण उसका सॉफ्टवेयर? बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। बताइए, क्या डाउट है? मान लीजिए एक बच्चा जन्म से ही एकदम जीनियस स्तर के आईक्यू के साथ पैदा हुआ है। मतलब उसका जो हार्डवेयर है वो एकदम टॉप नॉच है। ठीक है। तो क्या एक बहुत ही खराब वातावरण,
मतलब मान लीजिए एक एकदम करप्ट सॉफ्टवेयर उस बेहतरीन हार्डवेयर को सच में बर्बाद कर सकता है। क्या वो जीनियस बच्चा अपने उस तगड़े हार्डवेयर के दम पर खुद ही अपना रास्ता नहीं निकाल लेगा? ये तो आपने मनोविज्ञान की दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बहस वाली डिबेट छेड़ दी। अच्छा नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट। बिल्कुल, नेचर वर्सेस नर्चर। अगर इसे थोड़ा करीब से देखा जाए ना, तो एक बेहतरीन हार्डवेयर बिना सही सॉफ्टवेयर और पावर सप्लाई के क्या है? बस एक लोहे का डिब्बा। एकदम सही। अगर एक बच्चा जन्म से उच्च बौद्धिक क्षमता लेकर पैदा हुआ है, लेकिन उसे ऐसा वातावरण मिलता है जहां कुपोषण है, हाँ, शारीरिक विकास ही रुक जाएगा। या फिर जहां उसे सोचने या सवाल पूछने पर लगातार डांट पड़ती है, मतलब भावनात्मक सुरक्षा बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ऐसे में उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स उस तरह से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे जो उसकी असली क्षमता थी। तो मतलब वो अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। कभी नहीं। ये दोनों कारक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अलग अलग काम नहीं करते, ये आपस में बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। इसीलिए एक क्लास में बैठा हर बच्चा अलग होता है, क्योंकि उसकी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो एक शिक्षक को सिर्फ डांटना नहीं है, बल्कि ये देखना होता है कि क्या समस्या बच्चे की समझ में है, यानी हार्डवेयर में दिक्कत है, या फिर उसके घर के माहौल में यानी सॉफ्टवेयर में समस्या है, जहां शायद उसे पढ़ने के लिए शांति ही नहीं मिल रही। ये नजरिया तो पूरी तरह से अप्रोच ही बदल देता है। एकदम। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि हमने बच्चे के उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझ लिया, ठीक है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये आता है कि ये पूरा सिस्टम नई जानकारी को सीखता कैसे है, कि लर्निंग कैसे होती है। हाँ, जब कोई नई चीज सामने आती है तो दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है। और यहीं से हम सीखने के सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें लर्निंग थ्योरीज कहा जाता है। और इन नोट्स को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये थ्योरीज सिर्फ किताबी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, इनके पीछे बहुत ही गहरे वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। हाँ, देखिए, अधिगम या सीखने के ये जो सिद्धांत है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की रीढ़ है। मतलब फाउंडेशन है। हाँ, मनोवैज्ञानिकों ने जानवरों और इंसानों पर सालों तक प्रयोग करके ये डिकोड किया कि कोई भी नई आदत या नया ज्ञान दिमाग में फिट कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम तो थॉर्नडाइक का आता है। बिल्कुल, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ना। हाँ, उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर मछली रख दी थी। सही कहा। अब बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई बेतरतीब हाथ पैर मारे, बहुत सारी गलतियां की, उछल कूद की होगी। हाँ, और अचानक उसका पैर एक लीवर पर पड़ा, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। अच्छा। अब जब ये प्रयोग बार बार किया गया, तो बिल्ली ने बेकार की हरकतें धीरे धीरे कम कर दी और वो सीधे लीवर दबाना सीख गए। बिल्कुल। ये प्रयोग हमें बताता है कि हम गलतियां करके सीखते हैं। मतलब अगर हम इसे क्लासरूम से जोड़ें, तो गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करते समय जब एक बच्चा बार बार फॉर्मूला गलत लगाता है, पन्ने फाड़ता है, झल्लाता है और फिर अचानक सही जवाब तक पहुंच जाता है, हाँ, तो वो असल में थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ही पालन कर रहा है। वो अपनी त्रुटियों से सीख रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे लगता है हर चीज तो गलती करके नहीं सीखी जा सकती ना। हाँ, बिल्कुल। कुछ आदतें तो हमारे अंदर जैसे अनजाने में ही फिट हो जाती हैं, बिना किसी प्रयास के। और ठीक यहीं पर इवान पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया या क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत काम आता है। वो कुत्ते और घंटी वाला प्रयोग। बिल्कुल। पावलोव ने क्या किया कि एक कुत्ते के सामने खाना रखने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू किया। अब खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती थी, जो कि एकदम प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। वो तो बायोलॉजी है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद पावलोव ने देखा कि सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, जबकि खाना वहां था ही नहीं। एकदम सही, खाना नहीं था। उसने घंटी की आवाज को खाने के साथ अपने दिमाग में जोड़ लिया था। ओह, तो इसे कंडीशनिंग कहते हैं। हाँ, और क्लासरूम में भी बिल्कुल यही होता है। कैसे? जैसे जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है, तो क्या कोई टीचर बच्चों से कहता है कि बैग पैक करो? नहीं, बच्चे तो अपने आप बैग की चेन बंद करने लगते हैं। बिल्कुल, उनके हाथ अपने आप बैग पर चले जाते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अरे वाह! और टीचर के सिर्फ एक खास तरह से घूरने पर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाना, क्या वो भी इसी का हिस्सा है? 100% वो भी कंडीशनिंग ही है। अच्छा, ये तो हो गई उन आदतों की बात जो अनजाने में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक को जानबूझकर बच्चों में कोई नया और सकारात्मक व्यवहार डालना हो, तब वो क्या करेगा? उसके लिए B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम यानी
ऑपरेंट कंडीशनिंग काम आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कैसे काम करता है? स्किनर का मानना था कि किसी भी व्यवहार का दोहराया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके तुरंत बाद क्या परिणाम मिला। मतलब रिजल्ट क्या आया? हाँ, अगर किसी बच्चे ने क्लास में कोई बहुत अच्छा जवाब दिया और पूरी क्लास ने तालियां बजाईं, या टीचर ने उसे उसकी कॉपी में स्टार दे दिया, बिल्कुल, तो वो जो इनाम है ना, वो उस अच्छे व्यवहार को मजबूत करेगा। बच्चा अगली बार भी पूरे उत्साह से हाथ उठाएगा। और अगर इसका उल्टा हो तो? अगर शोर मचाने पर कोई सजा मिली या टीचर ने उसका पसंदीदा खेल छीन लिया, तो वो व्यवहार अपने आप कम हो जाएगा। समझ गई। लेकिन थॉर्नडाइक, पॉवलोव और स्किनर के इन सिद्धांतों को सुनकर ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीखना एक बहुत ही यांत्रिक या मैकेनिकल सी प्रक्रिया है। मैकेनिकल कैसे? मतलब बस इनाम दो, सजा दो या बार बार रटवाओ और गलती करवाओ। लेकिन हम सब ने जीवन में ऐसे पल महसूस किए हैं जब हम किसी समस्या में बुरी तरह फंसे होते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अक्सर होता है ऐसा। और अचानक एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है, जैसे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो गया हो। वहां तो कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होता। बिल्कुल। और उस दिमाग की बत्ती जलने को मनोविज्ञान में कॉहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इनसाइट थ्योरी कहते हैं ना? हाँ, इनसाइट थ्योरी। कॉलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपांजी पर बहुत ही मशहूर प्रयोग किया था। सुल्तान? हाँ, उसने सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया जहां छत से कुछ केले लटक रहे थे और उस कमरे में कुछ खाली बक्से पड़े हुए थे। अब चिंपैंजी में पहले तो उछलकर केले पकड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर क्या किया उसने? वो एक कोने में शांत बैठ गया और अचानक उसे एक सूझ आई, एक इंसाइट मिला। अच्छा। उसने एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखा, उस पे चढ़ा और आराम से केले तोड़ लिए। अरे वाह! यहाँ उसने कोई ट्रायल एंड एरर नहीं किया था, उसने परिस्थिति का एक साथ मानसिक विश्लेषण किया। मतलब उसने पूरी सिचुएशन को एक बार में समझ लिया। बिल्कुल। और एक बेहतरीन शिक्षक यही करता है। वो जानता है कि कब बच्चे को खुद गलतियां करने देनी है और कब उसे सिर्फ एक छोटा सा सुराग देना है, ताकि बच्चे के दिमाग में अपना खुद का वो यूरेका मोमेंट पैदा हो सके। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, यूरेका मोमेंट। अच्छा, इन जानवरों वाले प्रयोगों से थोड़ा आगे बढ़े ना, तो नोट्स में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का भी काफी जिक्र है। हाँ, सीढ़ी पे तो इनके बिना अधूरी है। वही, इनके नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन मुझे इनके विचारों में एक बहुत बुनियादी अंतर दिखाई दिया। कैसा अंतर? पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं और वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास की। बहुत सही पकड़ा आपने। देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक? हाँ, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और उसका दिमाग बायोलॉजिकली परिपक्व होता है, वो दुनिया के साथ अकेले प्रयोग करके खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब पियाजे के लिए बच्चे का स्वतंत्र रूप से खुद खोजना ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसका एक अलग पहलू देखा। उन्होंने कहा कि सीखना कभी भी पूरी तरह से अकेले नहीं हो सकता। तो कैसे होता है? सीखना हमेशा समाज और संस्कृति के बीच लोगों के साथ इंटरैक्शन से होता है। क्या इसका कोई व्यावहारिक या प्रैक्टिकल उदाहरण है? बिल्कुल है। मान लीजिए एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है। से कोई बड़ा व्यक्ति या उसका दोस्त उस साइकिल को हल्का सा पकड़ ले, उसे थोड़ा सा सहारा दे दे, तो बच्चा वो चीज बहुत जल्दी सीख जाएगा जो वो अकेले शायद कई महीनों में ना सीख पाता। ओह, तो इसे वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा था ना? बिल्कुल, स्कैफोल्डिंग या मचान बनाना। क्लासरूम में भी यही होता है। कैसे? एक मुश्किल प्रोजेक्ट को बच्चा अकेले पढ़कर शायद ना समझ पाए, लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में चर्चा करता है तो वे एक दूसरे को मानसिक रूप से ऊपर खींच लेते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई के दौरान एक ऐसा दौर भी आता है जिसे नोट्स में सीखने का वक्र या लर्निंग कर्व कहा गया है। और उसी में एक शब्द है पठार या लर्निंग प्लेटो। मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जिम जाने जैसा लगा। जिम जाने जैसा? वो कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है तो पहले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से वजन कम होता है या मांसपेशियां बनती हैं। हाँ, शुरुआत में रिजल्ट जल्दी दिखते हैं, तो ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब शरीर में कोई भी बदलाव दिखना बंद हो जाता है। आप उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं, रोज जिम जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स एकदम शून्य हो जाता है। तो पढ़ाई में ये पठार कैसे बनता है? बहुत ही शानदार एनालॉजी है। पढ़ाई में भी ठीक ऐसा ही होता है। अच्छा? जब कोई बच्चा नया विषय शुरू करता है तो शुरुआती उत्साह के कारण वो बहुत तेजी से सीखता है, उसका लर्निंग का ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सीखने की गति एकदम स्थिर हो जाती है, ग्राफ बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इसे ही सीखने का पठार कहते हैं।
बिल्कुल। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे की उस विषय में रुचि खत्म हो गई हो, या उसे मानसिक थकान हो रही हो। हाँ, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक जो विधि इस्तेमाल कर रहा है वो अब उस स्तर के लिए काम ही नहीं कर रही। तो जिम में तो लोग वजन बढ़ा देते हैं या अपनी एक्सरसाइज का रूटीन चेंज कर देते हैं पठार तोड़ने के लिए। क्लासरूम में इस पठार को कैसे तोड़ा जाए? क्लासरूम में शिक्षक को तुरंत अपनी शिक्षण विधि यानी पेडागोजी बदलनी पड़ती है। मतलब नया तरीका खोजना पड़ता है। बिल्कुल। अगर वो अब तक सिर्फ व्याख्यान दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो उसे किसी खेल या गतिविधि का सहारा लेना पड़ता है। बच्चे को नया मोटिवेशन देना पड़ता है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि पठार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे ने सीखना बंद कर दिया है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि पुरानी तकनीक की मियाद पूरी हो चुकी है, अब वो एक्सपायर हो गई है। अरे वाह! और यहीं से सीधा कनेक्शन जुड़ता है नोट्स के अगले हिस्से से, शिक्षण की कला या शिक्षण विधाएं। जी। मतलब अगर मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उसका सीधा असर इस बात पर दिखना चाहिए कि शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। बिल्कुल दिखना चाहिए। नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सीखने का मार्ग प्रशस्त करना है। यानी एक फैसिलिटेटर बनना है। हाँ। देखिए, एक फैसिलिटेटर वो होता है जो बच्चे को ज्ञान थाली में परोस कर नहीं देता, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। इसके लिए अलग अलग उम्र और विषय के हिसाब से शिक्षण विधियां चुनी जाती हैं। जैसे बड़े बच्चों या कॉलेज के स्तर पर व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उनके पास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ज्यादा होती है। हाँ, वो घंटों बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक 6 साल के बच्चे को लेक्चर देने लगेंगे तो वो 10 मिनट में ही सो जाएगा या बोर हो जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए खेल विधि यानी प्लेवे मेथड जरूरी है। या फिर परियोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, जहां बच्चे खुद किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, चीजों को काटते चिपकाते हैं। हाँ, और अपने अनुभव से खुद सीखते हैं। अच्छा, इन विधियों के साथ नोट्स में कुछ बहुत ही खास शिक्षण के सूत्र या मैक्सिम्स भी दिए गए हैं। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हाँ, अब देखिए, सरल से कठिन तो मुझे समझ आता है, लेकिन ये जो मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला सूत्र है ना, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। कैसा संदेह? क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी शिक्षक को क्लास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है, जो कि एक अमूर्त विचार है जिसे हम सीधे आंखों से देख नहीं सकते, बिल्कुल, तो क्या उसे सच में क्लास में किसी सेब या डस्टर को जमीन पर गिरते हुए दिखाना जरूरी है? मेरा मतलब है, क्या बच्चे इतने नासमझ हैं कि बिना कोई चीज गिरते देखे वो थ्योरी नहीं समझ सकते? या सेब गिराना शाब्दिक रूप से भले ही जरूरी ना लगे, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ठोस है। वो कैसे? देखिए, मूर्त यानी वो चीज जिसे बच्चा देख सकता है, छू सकता है, या जिसका उसने अपनी असल जिंदगी में अनुभव किया है। हाँ। और अमूर्त यानी कोई विचार, कोई थियरी या अदृश्य नियम। अब अगर आप सीधे ब्लैकबोर्ड पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख देंगे तो बच्चा उसे रट लेगा। हाँ, और शायद परीक्षा में लिख भी देगा। बिल्कुल, लेकिन वो उस नियम को कभी महसूस नहीं करेगा। लेकिन जब एक शिक्षक पूछता है कि बच्चों, जब तुम क्रिकेट खेलते समय गेंद हवा में उछालते हो तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? अच्छा। तो यहाँ शिक्षक बच्चे के उस मूर्त अनुभव को, यानी उसके अपने जीवन के ज्ञात अनुभव को, विज्ञान के उस अज्ञात नियम से जोड़ रहा है। ओह, ये तो दिमाग में एक हुक बनाने जैसा है। एकदम सही। एक बेहतरीन शिक्षक हमेशा नई और अमूर्त जानकारी को बच्चे के पहले से मौजूद अनुभवों के हुक पर टांगता है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। अब इस कला में माहिर होने के लिए शिक्षकों को भी तो नेट प्रैक्टिस की जरूरत होती होगी ना? बिल्कुल होती है, और बहुत ज्यादा होती है। और शायद इसीलिए नोट्स में सूक्ष्म शिक्षण या जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, उसका इतना विस्तार से वर्णन है। हाँ, माइक्रो टीचिंग तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। मुझे तो ये असली क्लासरूम में जाने से पहले की एक तैयारी जैसी लिखती है। सूक्ष्म शिक्षण असल में एक बहुत ही साइंटिफिक ट्रेनिंग तकनीक है। इसमें होता क्या है? इसमें एक ट्रेनी शिक्षक पूरी क्लास के सामने पूरा 40 मिनट का पाठ पढ़ाने के बजाय सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाता है। सिर्फ 5-10 मिनट? हाँ, और वो भी केवल एक खास कौशल पर फोकस करते हुए। जैसे कि? जैसे आज सिर्फ ये अभ्यास करना है कि बच्चों से सही तरीके से सवाल कैसे पूछे जाएं। अच्छा। या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्लास से आई कांटेक्ट कैसे बनाए रखा जाए। समझ गई। और पढ़ाने के तुरंत बाद उसे अपनी सीनियर से फीडबैक मिलता है, वो अपनी कमियों को सुधार कर फिर से पढ़ाता है। मतलब ये एक साइकिल है। हाँ,
ये चक्र तब तक चलता है जब तक वो उस एक कौशल में एकदम पारंगत नहीं हो जाता। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब एक शिक्षक असली कक्षा में कदम रखता है ना, तो वहाँ हालात उस लैब या ट्रेनिंग सेंटर जैसे बिल्कुल नहीं होते। वहाँ तो असली चुनौतियाँ होती हैं। बिल्कुल। क्लास का हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए नोट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को समर्पित है। समावेशी शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यही है ना, हर बच्चे को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। जी। समावेशी शिक्षा असल में हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे मानवीय और जरूरी पहलू है। पहले क्या माना जाता था कि अगर किसी बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक चुनौती है तो उसे एक अलग स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए। हाँ, उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता था। लेकिन समावेशी शिक्षा ये मानती है कि अलग अलग क्षमता वाले इन सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ने का अधिकार है। और इसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे शामिल नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। जो शायद सामान्य गति की पढ़ाई से बोर हो जाते हैं। हाँ, और साथ ही वे बच्चे भी जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े परिवेश से आते हैं। इन सबको एक साथ एक ही क्लास में ढालना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मुझे लगता है ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब बात अधिगम अक्षमताओं यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज की आती है। हाँ, क्योंकि वो सामने से दिखती नहीं है। वही तो, ये ऐसी समस्याएं हैं जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती, जैसे डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, उसे बी और डी जैसे अक्षर नाचते हुए या उल्टे दिखाई देते हैं। हाँ, वो अक्षरों को प्रोसेस नहीं करता था। और डिस्ग्राफिया में दिमाग और हाथ का तालमेल नहीं बैठता, जिससे बच्चे को लिखने में भयानक तकलीफ होती है। बिल्कुल। और डिस्कैल्कुलिया, जहां बच्चे के लिए संख्याओं का लॉजिक या मैथ्स किसी डरावने सपने जैसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? क्या? अक्सर इन अक्षमताओं को लोग बच्चे की लापरवाही, कामचोरी या दिमागी कमजोरी मान लेते हैं। हाँ, और बच्चे को बिना बात के डांट पड़ती है। जबकि एक प्रशिक्षित शिक्षक जो बाल मनोविज्ञान को गहराई से समझता है, वो इन अक्षमताओं को तुरंत पहचान सकता है। और इस पहचान के लिए नोट्स में एक हथियार बताया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE। बिल्कुल, CCE सबसे कारगर तरीका है। तो क्या CCE का मतलब पूरे साल चलने वाला मूल्यांकन है? हाँ, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि बच्चों का आकलन सिर्फ साल के अंत में एक 3 घंटे की परीक्षा से होता था, जो कि बहुत अनफेयर है ना? अगर बच्चा उस दिन बीमार है या घबराया हुआ है तो उसका पूरा साल खराब। लेकिन CCE का मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन लगातार होगा। मतलब हर दिन? हाँ, उसके क्लास टेस्ट, उसके प्रोजेक्ट, खेलकूद में उसकी भागीदारी और क्लास में उसका व्यवहार सब कुछ परखा जाएगा। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया जैसी कोई समस्या है तो वो साल के अंत का इंतजार किए बिना ही पहले या दूसरे महीने में पकड़ में आ जाती है। और फिर उसे सही समय पर मदद दी जा सकती है। एकदम। अच्छा, नोट्स में ना एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा। कौन सा कॉन्सेप्ट? वो है क्रियात्मक शोध, जिसे इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही अहम टॉपिक है। हाँ, इसका मतलब ये बताया गया है कि एक शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला या सिलेबस खत्म करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वो क्लासरूम के अंदर एक रिसर्चर भी है। बिल्कुल। और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आप इसे एक वैचारिक क्रांति कह सकते हैं। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से शिक्षा व्यवस्था हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलती थी। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बैठे शोधकर्ता नीतियां बनाते थे और शिक्षक सिर्फ उन्हें लागू करते थे। मतलब टीचर्स के पास कोई पावर नहीं थी। हाँ, लेकिन एक्शन रिसर्च इस पूरी व्यवस्था को पलट देता है। ये मानता है कि कक्षा की असली समस्याओं को एक बाहरी शोधकर्ता से बेहतर वहां का शिक्षक समझ सकता है। लॉजिकल है। मान लीजिए अगर किसी क्लास के कुछ बच्चे गणित में बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं, ठीक है, या कोई बच्चा जो पहले बहुत बोलता था वो अचानक एकदम शांत हो गया है, तो शिक्षक किसी बाहरी एक्सपर्ट का इंतजार नहीं करेगा। वो खुद उस समस्या को पहचानेगा, उस पर तुरंत डेटा जमा करेगा, एक नई रणनीति बनाएगा और उसे अपनी ही क्लास में लागू करके देखेगा कि समस्या हल हुई या नहीं। अरे वाह! इसका मतलब है कि शिक्षा एक डर या रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हर दिन कक्षा के माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। और यही कारण है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा नीतियां हैं, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे NCF 2005 कहते हैं, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009, ये नीतियां इस बात पर इतना जोर देती हैं कि शिक्षा हर हाल में बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। हाँ।
सदियों से हम बच्चों को स्कूल की कठोर व्यवस्था के सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। बिल्कुल। इन नीतियों का साफ संदेश है, शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बनना होगा, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुकूल। क्या बात है। अब अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटे ना जी, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यूपी टेट का ये जो सीडीपी वाला पाठ्यक्रम है, ये केवल नियमों या परिभाषाओं की कोई बोरिंग सूची नहीं है जिसे रटकर परीक्षा पास कर ली जाए। बिल्कुल नहीं। ये शैशवावस्था की कोमल शुरुआत से लेकर किशोरावस्था के तूफानों को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझने का एक पूरा टूल किट है। बहुत सही कहा। थॉर्नडाइक, पॉवलव और स्किनर के जरिए ये जानने का तरीका है कि इंसानी दिमाग में नई आदतें कैसे बनती हैं। कोहलर के जरिए ये समझना है कि बच्चों में वो यूरेका पल कैसे पैदा किए जा सकते हैं। और वाइगोत्स्की से हमें पता चलता है कि समाज कैसे सिखाता है। हाँ, वाइगोत्स्की के सहारे ये जानना कि बच्चे एक दूसरे की मदद से कैसे सीखते हैं। हमने ये भी देखा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना सिर्फ एक किताबी मुहावरा नहीं है, बल्कि न्यूरॉन्स को जोड़ने का एक पक्का वैज्ञानिक तरीका है। एकदम। और अंततः समावेशी शिक्षा सीसीई और एक्शन रिसर्च ये सुनिश्चित करते हैं कि एक क्लासरूम में बैठा आखिरी कतार का बच्चा भी सीखने की प्रक्रिया से बाहर न छूट जाए। मैं तो कहूंगा कि ये तमाम सिद्धांत और नीतियां किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षण से जुड़ा है, एक सामान्य ज्ञान देने वाले इंसान से एक असली मार्गदर्शक में बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल सकती हैं। उपकरण और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो पहले से मौजूद हैं। असली कौशल इस बात में है कि किस बच्चे के लिए किस समय कौन सा उपकरण इस्तेमाल करना है। और यही बात ना एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल को जन्म देती है। आज हमने देखा कि बाल मनोविज्ञान में सीखने के इतने सारे ठोस सिद्धांत मौजूद हैं। ये भी स्पष्ट है कि सीखने के पठार को कैसे पार करना है और हर बच्चे के विकास की गति और उसका वातावरण अलग अलग होता है। हाँ, सब क्लियर है। इन सारी जानकारियों के बाद एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? जब कोई बच्चा कक्षा में सीखने में विफल होता है, वो बार बार परीक्षा में फेल होता है या चीजें समझ नहीं पाता, तो क्या वो वास्तव में उस बच्चे की विफलता होती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर वो असल में उस शिक्षण व्यवस्था और उस शिक्षक की विफलता होती है जो उस विशेष बच्चे के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझकर उसके लिए सही शिक्षण सूत्र या सही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का चुनाव नहीं कर पाया। बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? शुरुआत में हमने शिक्षण को एक बगीचे की देखभाल करने जैसा बताया था। जी। अगर किसी बगीचे में कोई एक पौधा मुरझा रहा है और बाकी सब बढ़ रहे हैं, तो दोष उस पौधे को नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये देखा जाता है कि माली ने उस पौधे को उसके हिस्से की सही धूप, सही खाद और सही मात्रा में पानी दिया या नहीं। एकदम सही एनालॉजी। ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षण व्यवस्था और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से एक नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। और हर शिक्षक को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगली बार जब कोई बच्चा कुछ सीखते हुए संघर्ष करता हुआ नजर आए, तो उसकी क्षमता पर सवाल उठाने से पहले इस मनोवैज्ञानिक नजरिए से जरूर सोचा जाना चाहिए। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही।